से जंगबंदी में तोसी की गई है। साथ ही साथ बाकायदा तौर पे ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया है कि एक और जहाज़ को अमेरिका ने तहवील में ले लिया है। अमेरिकी बहरिया ने समंदर में एक और जहाज़ को तहवील में ले लिया है। अमेरिकी महकमा दिफा का कहना है कि ऑयल टैंकर जहाज़ का नाम MT टिफानी बताया जा रहा है। कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ बताया गया कि पेंटागन के मुताबिक इकदाम ईरान की मुआवनत करने वाली बहरी जहाज़ों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का हिस्सा है। अमरीकी महकमा जंग ने वाज़ेह किया है कि समुद्री कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पेशरफ पर ईरान की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। आपको अपडेट करें ताहम साथ ही साथ ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की तजवीज़ पर बाज़ाब्ता तौर पर ईरान पर हमला करने का इरादा तर्क कर दिया है। सीज़ फायर कंटिन्यू है और बताया जा रहा है कि टिल किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच जाते, ये सीज़ फायर का अमल जारी रहेगा। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये तजवीज़ आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ पेश की गई थी कि जंगबंदी को जारी रखा जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस अमल में वाज़े तौर पर ईरान पर हमला ना किया जाए और जब तक किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच जाते इस जंगबंदी को बरकरार रखा जाए, जो कि एक सफारती एतबार से पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है कि मुसलसल इस अमल को जो है वो सस्टेन करते हुए जंगबंदी बरकरार रखी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी बरकरार है। ज़फ़र तायब साहब ने हमें ज्वाइन किया। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। ऐसे में जब सबकी नज़रें थी, वक्त ख़त्म हो रहा था जंगबंदी का और पाकिस्तान की तजवीज़ कबूल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयान सामने आया है। आप क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कब तक इस मुज़ाकरात के अमल में मज़ीद पेशरफ्त होगी और एग्रीमेंट होता हुआ कब देख रहे हैं आप? जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम सामीन को। सबसे पहले तो बोल्ड टेलीविज़न का हस्ब मामूल मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग पाकिस्तानी अमेरिकन्स की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप अपने सुनने वालों तक पहुँचाते हैं और देखने वालों तक। देखिए, हम लोग जो यहाँ पे सियासत से वाबस्ता हैं, जो सियासत को समझते हैं और जो अमेरिकन जो पॉलिटिकली एक्टिव जो लोग हैं, उनके लिए ये बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं थी। अ, डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे सदर हैं वो एक रियल एस्टेट की इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे हैं और उनका ये रिकॉर्ड रहा है कि वो हर डील करने से पहले उसको बिल्कुल ऐश तक ले जाते हैं और वो बिल्कुल आखिरी वक्त तक चीज़ों को टालते हैं और वो नेगोशिएट करते हैं। तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ इस बात पे कि बिल्कुल मेरे ख़्याल से डेडलाइन ख़त्म होने से 1-2 घंटे पहले उनका ये ट्वीट आया। मगर मुझे जिस बात की खुशी हुई और जो जो जिससे मुझे बड़ा फ़ख्र भी है कि पाकिस्तान ने ये रोल प्ले किया और अमेरिकन सदर ने इसको एक्नॉलेज किया, इसको माना कि पाकिस्तान के जो 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 वज़ीर आज़म हैं, उनके कहने पे, फ़ील्ड मार्शल के कहने पे, उन्होंने अपने इस जो डेडलाइन थी उसको मौख़र किया है और उस वक़्त तक मौख़र किया है कि जब तक कि कोई बात आगे ना बढ़ जाए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो चाहते तो कह सकते थे कि मैं 24 घंटे के लिए सीज़फायर को आगे बढ़ा रहा हूँ या 48 आवर्स के लिए। उसकी बड़ी वजह ये है कि ट्रंप और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक मेरे ख़्याल से बंद गली में फँस गए हैं और इसका ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तमाम दुनिया के जो एनालिसिस है, जो सीरियस एनालिसिस है, वो यही है कि ये एक ऐसा इक़दाम था जो जो करके मेरे ख़्याल से अमेरिका फँस गया। ऐसे कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो खुली हुई थी, ऐसा कोई मसला नहीं था। ये जो पहले जो एक एग्रीमेंट था जिस पे कई ममालिक ने काम किया था, जब पहली टर्म थी ट्रंप की तो उन्होंने उस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया था और फिर सब के साथ मिलके, स्पेशली इसराइल के साथ मिलके ईरान पे मज़ीद पाबंदियाँ लगाई, मगर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि ईरान ने जो एटॉमिक एनर्जी के मामले में उसने ज़्यादा तरक्की की। तो अब अमेरिका इस सूरत-ए-हाल से निकलना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ का लोकल पब्लिक ओपिनियन जो है, वो वॉर के फ़ेवर में नहीं है। यहाँ का जो पब्लिक ओपिनियन है वो अब इस चीज़ से तंग आ गया है कि जो प्रॉमिस करके ही एडमिनिस्ट्रेशन आई थी कि हम जंगों को ख़त्म करेंगे, हम
लोकल इश्यूज़ पे तवज्जो देंगे, तो वो तवज्जो नहीं दी जा रही है। और फिर 7 अक्टूबर के वाक़ये के बाद जो ये गज़ा में जो जो सूरत हाल अनफ़ोल्ड हुई है, तो उसमें इज़राइल जो है और इज़राइल का स्क्रिप्ट जो है, वो काफ़ी हद तक यहाँ लोगों को पता चल गया है, उनमें अवेयरनेस बढ़ गई है, बहुत आगाही है लोगों में। अमेरिकन्स में इज़राइल की हिस्ट्री के बारे में, नेतन्याहू के बारे में। आपको तो पता होगा कि नेतन्याहू पिछले तकरीबन 20-25 साल से कह रहे हैं कि ईरान जो है, वो 2 हफ़्ते के अंदर-अंदर शायद एटम बम बना ले, और वो जी, 2 हफ़्ते जो हैं वो ऐसे ही। 20 साल से चल रहे हैं। तो ये बात सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान ऐसा ही रोल प्ले करता रहे। और ये आसान रोल नहीं है, इसलिए कि इसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत रिस्क है। मगर पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर भी है, वो शिरकतदार है, वो एक हमसाया है। और इस वक़्त देखिए दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो जो इस पोज़ीशन में हो कि जो सारी रात फ़ोन पे लगी रही, और 2 जो पार्टीज़ हैं अमेरिका और ईरान, वो दोनों के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं इस्लामाबाद में। किसी ने ये नहीं कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। अमेरिका ने भी यही कहा कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो इस्लामाबाद में, और ईरान ने तो बहुत पहले कह दिया था कि अगर हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो पाकिस्तान पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। बस अल्लाह करे कि ये इसका रेज़ोल्यूशन हो जाए, इसलिए कि अगर ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं हुई तो कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान इसकी ज़द में ना आ जाए। तो अब देखिए क्या होता है। मैं ये समझता हूँ कि, और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ये भरोसा है कि आप देखिएगा कि अगले 10 घंटे में हमें पता चल जाएगा कि जेडी वैंस और उनकी टीम जो है, वो जहाज़ पर सवार है और वो पाकिस्तान की तरफ परवास कर रहे हैं। जेडी वैंस इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी ख़राब हुई है। ईरानियों ने तो उनको कह दिया था कि हम इनसे डील नहीं करेंगे, जेडी वैंस से करेंगे। अल्लाह करे कि इस दफ़ा जेडी वैंस अपने साथ पूरी टीम लेके आएँ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की। ईरानी जो थे पिछले दफ़ा जब आए थे इस्लामाबाद, तो वो अपने साथ पूरी टीम लेके आए थे, अपना होमवर्क करके आए थे। पूरी दुनिया आज ये मान रही है। तो अमेरिका को भी चाहिए कि अपना होमवर्क करके आएँ, और आई एम श्योर कि वो आएँगे। और मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी कि अगर डील वाक़ई में ऐसी हुई कि हमें लगता है कि दोनों पार्टीज़ ने कॉमन ग्राउंड पा लिया है, उनका कोई इत्तेफाक हो गया है, तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा कि अगर ईरान के सदर और अमेरिका के सदर भी चंद दिनों में पाकिस्तान आएँ और फाइनल एग्रीमेंट पे साइन करें। ईरान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये सीज़ फायर जो है ना, ये सिलसिला ख़त्म हो, और इस खत्ते का जो जो वॉर है उसका हल निकले। इसलिए कि ईरान मुतहम्मिल नहीं हो सकता है कि 2 साल के बाद फिर एक और जंग हो। तो ईरान चाहता है कि इस मौके पे जो उसको लेवरेज है, उसका फ़ायदा उठा के इस वक्त जो है साहब, एक आपने आपने एक बहुत खूबसूरत नुक्ता उठाया है यहाँ पर कि ईरान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ना ही ये ख़ित्ता मुतहम्मिल हो सकता है। बिलाखिर जब ऑलमोस्ट तकरीबन 4.5 जो है वो डेकेड्स के बाद ये जब टेबल टॉक हो रही है, तो कोई नतीजा खेज़ होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि आप इज़राइल इस मुआहदे को बरकरार रहने देगा? जिस तरीके से आपने तो कहा कि अभी काफ़ी शऊर आ गया है बिल्कुल। इस एलिमेंट को लेके कि ये यहाँ पर धकेला जा रहा है अमेरिका को, तो आपको लगता है कि जो इजरायली हैं या जो उनके लीडर्स हैं, लॉबी है। वो इस लॉबी, ऑब्वियसली लॉबी जो है वो यहाँ पर जो अमल दखल है वो रोक देगी या किसी भी तौर पे? देखिए, अगर कोई इस गेम में स्पॉइलर है जो इस गेम को ख़राब कर सकता है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज़्यादातर एनालिस्ट कह रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इज़राइल है। और इज़राइल में भी तमाम इज़राइली और तमाम जूइश लोग नहीं हैं, इसलिए कि हम यहाँ पे बहुत सारे जूइश अमेरिकन्स के साथ रहते हैं। आप देखिए, ममदानी का इलेक्शन हुआ है न्यूयॉर्क में, बहुत बड़ी तादाद में जूइश अमेरिकन्स ने उनका साथ दिया। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ में कैंपसेस पे जो एहतजाज हुए गज़ा के फेवर में, उसमें आगे आगे जूइश अमेरिकन बच्चे थे। ये जो इज़राइल में एक राइट विंग लॉबी है, जिसने, जो कि सेटलर हम जिसको कहते हैं, जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा है फ़लस्तीनियों के घरों पे वेस्ट बैंक में, ये आजकल कैबिनेट में आ गए हैं।
اور یہ بھی نتنیاہو کو بلیک میل کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ نتنیاہو کی حکومت چھوڑ کے جاتے ہیں تو نتنیاہو کی حکومت گر جائے گی، اگر نتنیاہو کی حکومت گرتی ہے تو نتنیاہو صاحب جیل میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ انڈائٹڈ ہیں۔ تو اس وقت سب سے بڑا جو امریکہ کا چیلنج ہے، صرف ہمارا نہیں، امریکہ کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اپنے اس بگڑے ہوئے بچے کو کس طریقے سے قابو کیا جائے۔ مگر دیکھیے پچھلے 2-3 سالوں میں جو انفولڈ ہوا ہے، پچھلے 50-60 سالوں میں جو انفولڈ ہوا ہے، یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور بڑے بڑے یورپین ممالک نے دیکھیے کہ فلسطین کے جو حقوق ہیں ان کو انہوں نے مانا ہے، اور بلکہ ریاست کو تسلیم کیا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کئی لوگ انہوں نے انٹری کی ہے اسرائیل کے خلاف۔ تو ایران کا یہ میرے خیال سے آبجیکٹو ہونا چاہیے، اور پاکستان میرے خیال سے پوری طریقے سے ایران کی اس میں مدد کرے گا۔ نہ صرف پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب، مصر، ترکی، قطر، یہ نمایاں ممالک ہیں جو فلی سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو۔ انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا ہے کہ جس سے ایران جو ہے وہ ناراض ہو یا حالات بگڑے۔ روس پاکستان کی سپورٹ کر رہا ہے، چین نے تو دیکھیں کھلے الفاظ میں کہا ہے، آپ جاپان لے لیں، یورپین یونین لے لیں، ہر کوئی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے۔ کیوں یہ ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ایران جو ہے کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، 90 ملین کے قریب لوگ ہیں، وہ 5000 سال پرانی ان کی تہذیب ہے۔ ایک ایسا تصفیہ ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ تصفیہ ایک ہفتے میں ہو، مگر ایک ایسا روڈ میپ ہونا چاہیے کہ جس سے نہ صرف ایران کے جو معاملات ہیں وہ سلجھیں، بلکہ ایران کی جو ہمدردیاں ہیں، اور ہم تمام لوگوں کی ہمدردیاں، ہم تمام مسلمانوں کی ہمدردیاں ہیں، لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین پہ جو قبضہ ہے، اس کا 2 اسٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ جی وہ پورا علاقہ فلسطین، ہم تو یہ مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں، آپ جیروسلم کو آپ انٹرنیشنل اسٹیٹس دیں، آپ اسرائیل میں دو اسٹیٹس، 2 ریاستیں ہوں، سب کے حقوق برابر ہوں۔ تو ایران یہ چاہتا ہے، اور دیکھیے ایران کو یہ کریڈٹ ہمیں دینا پڑے گا، اور پاکستان نے اس میں رول پلے کیا کہ آخر اسرائیل کو ماننا پڑا کہ سیز فائر کرنا پڑا۔ وہ الگ بات ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سیز فائر ظفر صاحب، ایک کا یہاں پہ احترام نہیں ایک کرتا۔ سوال، قطع کلامی کے لیے معذرت، ایک سوال رکھنا چاہوں گا۔ آپ سمجھتے ہیں سیز فائر کے بعد جو اکتوبر 2023 میں غزہ میں شروع کیا تھا، اس حملے کے بعد اوبویسلی اسرائیل نے، تو وہ فلسطین کا معاملہ بھی کسی حد تک حل ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ جب پاکستان کی جانب سے اتنا بڑا رول اس معاملے میں ادا کیا جائے گا، کیا اسرائیل کو اس معاملے پر روکا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو معاہدے کی وہ اب بھی معاملہ خلاف تو ورزی کر رہا ہے، آئے روز بمباری بھی ہوتی ہے، بچوں کو کوئی بھی شہید کرتا ہے۔ دیکھیے نیلسن منڈیلا کی رہائی سے چند سال پہلے تک کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جی ان کو بھی ایک ٹیرورسٹ کہتے تھے، ان کو بھی جیل میں بند کیا ہوا تھا، وہاں پہ لوگوں کے حقوق نہیں تھے، وہاں تو وہ 300 سال 400 سال سے تھے، ان کی تو اپنی زبان ڈیولپ ہو گئی تھی، افریکانرس۔ تو مگر یہ کہ وہی لوگ جو ان کے سپورٹ پہ تھے، انہوں نے جا کے ان کو سمجھایا کہ بھئی کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہاں سے نکلیں، مگر آپ لوگوں کے حقوق تو دیں نا، ہر آدمی کو ایک ووٹ کا حق تو دیں آپ۔ تو یہاں پہ تو بڑے عرصے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ آپ 2 ریاستی جو نظام جو سلوشن ہے آپ اس کو مانیں۔ تو یہ تو امریکہ کی بھی فورن پالیسی کا کارنر سٹون ہے کہ 2 ریاستیں ہونی چاہیے، اور امریکہ کا ہمیشہ سے یہ کارنر سٹون تھا کہ جیروسلم جو ہے، بیت المقدس جو ہے، وہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ یہ تو ٹرمپ صاحب تھے جنہوں نے اپنی پہلی ٹرم میں جیروسلم کو تسلیم کیا ایز اسرائیلز کیپٹل، ورنہ دنیا کے اور کسی ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دبی ہوئی تھیں، اور جو کچھ اکتوبر 2023 میں ہوا، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو ہوا، جس طریقے سے اسرائیلی شہریوں کا وہاں پہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جو زیادتی ہوئی، کوئی بھی مسلمان آپ کو اسپیشلی جو مسلم امریکنز ہیں، ہم نے تمام اپنے جو ہمارے جوش امریکن فرینڈز ہیں، ہم نے سب کو یہی کہا ہے کہ ظلم ہے، حماس نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، مگر جو اسرائیل کی رسپانس تھی وہ پروپورشنل نہیں تھی، وہ تناسب کے لحاظ سے بہت زیادہ تھی۔ تو دیکھیے یہ پرابلم تو اب سرفیس پہ آ گئی ہے، اب اس پرابلم کو آپ سالو نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے
اکتوبر 2023 سے پہلے سعودی عرب کے بارے میں تھا کہ شاید وہ ابراہیم اکارڈز کا حصہ بن جائے. سعودی عرب نے ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے کہ جب تک فلسطین کے لوگوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، جب تک کہ فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، سعودی عرب اس میں شامل نہیں ہوگا. ترکی نے بالکل کہتے ہیں نا ان ایکویکلی اس نے کہا ہے، ترکی نے بالکل آواز کہا ہے کہ ہم جب تک کوئی اسرائیل کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کچھ نہیں کریں گے جب تک کہ فلسطین کو اور پاکستان تو خیر تسلیم کرتا ہی نہیں ہے. مگر یہ بالکل جناب اس کا حل ہوگا، ہونا چاہیے. اٹس اے میٹر آف ٹائم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان سے لوگوں کی بہت امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. پاکستان نے جس طریقے سے رول پلے کیا ہے، میں تو سلوٹ کرتا ہوں پاکستان کی ڈپلومیسی کی. دیکھیے یہ ٹھیک ہے، دو اوپر لیڈر ہیں ہمارے جو اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں، مگر یہ ایک پوری مشینری ہے اسلام آباد میں، پورے ملک کی ایک بیوروکریسی ہے، پورا ایک سسٹم ہے جس نے اپنے آپ کو جو ایکشن میں لایا اور یہ چیزیں ہوئیں. یہ اٹ ریفلیکٹس ویری پازیٹیولی آن دی انٹرنل مشینری آف پاکستان. اب اللہ کرے کہ یہ جو ہمیں پرومیننس ملی ہے، جو عزت ملی ہے، جب یہ معاملہ رفع دفع، تو ہم اس پرومیننس کو استعمال کریں اور ہم سوچیں کہ اب ہم دوسری چیزوں میں اپنے ملک کو کس طریقے سے پرومیننس دلوا سکتے ہیں. اب ہم ڈاکٹر صاحب سوچیں بہت کہ شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے بول سے خصوصی گفتگو کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.